नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी मजेदार लेकिन बहुत ही गहरी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारी असली पहचान, हमारे आत्मसम्मान यानी सेल्फ वर्थ की गहराइयों को छूती है। ये पूरा विश्लेषण एक छोटी सी कहानी पर आधारित है, मोमो नाम के एक बंदर की कहानी। वैसे देखा जाए तो ये सिर्फ एक बंदर की कहानी नहीं है, बल्कि ह्यूमन नेचर और अपनी असलियत को स्वीकार करने के बारे में एक बहुत ही बेहतरीन पेशकश है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आज की ये चर्चा हमें क्या नया सिखाने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा सवाल है, क्या होता है जब हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारे सबसे खास गुण वही होते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा दूर भाग रहे होते हैं? जरा सोचिए इस बारे में। ये एक ऐसी कश्मकश है जिसका सामना ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर करते हैं। अगर हम मोमो की कहानी को ध्यान से देखें तो समझ आएगा कि ये किसी एक जानवर की नहीं, बल्कि हमारी खुद की फितरत का एक आईना है। हम अक्सर अपनी असलियत को छुपाने की कोशिश करते हैं, बिना ये जाने कि असल ताकत तो उसी में छुपी है। तो चलिए इस कहानी के पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, तुलना का जाल, दूसरों जैसा बनने की चाह। तो मिलिए मोमो से। ये एक जवाब बंदर था जिसकी लंबी पूंछ, चमकदार आंखें और एकदम मुलायम बाल थे। वो एक बहुत ही शांत और खूबसूरत जंगल में रहता था, लेकिन इन सब के बावजूद वो अंदर से बिल्कुल खुश नहीं था। उसके इस असंतोष की सबसे बड़ी वजह थी दूसरे जानवरों जैसी प्रशंसा और ध्यान पाने की एक बहुत ही गहरी इच्छा। एक दिन जब उसने एक मोर को अपने खूबसूरत पंख फैलाकर नाचते हुए देखा और बाकी सभी जानवरों को उसके लिए तालियां बजाते हुए देखा, तो उसके मन में एक अजीब सी ईर्ष्या पैदा हो गई। उसे लगने लगा कि अगर उसे भी सबका प्यार और सम्मान चाहिए तो उसे वही सब करना होगा जो दूसरे जानवर कर रहे हैं। ये वही तुलना का जाल था, कंपैरिजन ट्रैप था, जिसमें वो पूरी तरह से फंस चुका था। और यहीं से शुरू होता है दूसरा भाग, नकल की विफलता यानी दूसरों जैसा बनने की हार। चलिए इस पूरे किस्से को थोड़ा गहराई में समझते हैं। मोमो ने किस तरह अलग अलग जानवरों की नकल करने की कोशिश की, ये देखना थोड़ा हास्यास्पद भी है और काफी दुख भरा भी। पहले कदम में उसने सोचा मैं मोर बनूंगा, और मोर की तरह नाचने के चक्कर में उसने अपने छोटे से शरीर को इतने अजीब तरीके से मोड़ने की कोशिश की कि वो सिर्फ हंसी का पात्र बनकर रह गया। दूसरे कदम में उसने हाथी जैसा बनने की ठानी। उसने एक बांस की नली से पानी खींचना चाहा, बिल्कुल हाथी की सूंड की तरह। लेकिन नतीजा, पानी उसकी नाक में चला गया और वो घंटों तक बस छींकता ही रहा। तीसरे में उसने तोते की तरह मीठा गाने की कोशिश की, लेकिन एक बंदर की आवाज में वो कर्कश चीख जैसी लग रही थी, जिससे वहां मौजूद सभी के कान दर्द करने लगे। और आखिर में तो हद ही हो गई। खरगोश की तरह फुदकने के चक्कर में वो मिट्टी में जा गिरा और सांप की तरह रेंगने की कोशिश में उसके पेट में कांटे चुभ गए। मतलब हर नकल के साथ सिर्फ और सिर्फ असफलता ही हाथ आई। अब जाहिर सी बात है, नकल करने की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बार बार गिरने और नाकाम होने के बाद मोमो अंदर से बुरी तरह टूट गया। उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसने अपने सबसे पसंदीदा केले खाना तक छोड़ दिया और खुद को एक पेड़ की टहनी पर बिल्कुल अकेला कर लिया। ये सिर्फ कोई शारीरिक चोट नहीं थी, बल्कि ये पूरी तरह से अकेलापन और खुद को बेकार समझने की दुखदाई स्थिति थी। देखिए, जब किसी की असली पहचान खोने लगती है ना, तो ये मनोवैज्ञानिक अकेलापन, ये मेंटल आइसोलेशन आना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो अब आते हैं तीसरे भाग पर, समझदार उल्लू का आईना, सच्चाई का सामना। इस मुश्किल और अंधेरे वक्त में जंगल के एक समझदार बूढ़े उल्लू ने मोमो को देखा। ये उल्लू सालों से वहां रह रहा था और सब कुछ देख चुका था। उसने आकर मोमो से एक बहुत ही सरल पर उतना ही गहरा सवाल पूछा। उसने कहा, क्या कभी तुमने खुद जैसा बनने की कोशिश की है? इस सवाल पर एक पल ठहरकर गौर करना बहुत जरूरी है। मोमो का जवाब बिल्कुल वैसा ही था जैसा शायद कोई भी परेशान इंसान देता। उसने उलझकर कहा कि खुद जैसा बनना तो बहुत बोरिंग है, उस रूप में मुझ पर कोई ध्यान ही नहीं देता। लेकिन वो उल्लू जानता था कि असली जवाब शब्दों में नहीं, अनुभव में है। इसीलिए उसने मोमो को अगली सुबह अपने साथ आने को कहा। इसके बाद शुरू होता है चौथा भाग, ताकत को पहचानना, मोमो की असली क्षमता। अगली सुबह कहानी का पूरा रुख ही बदल गया। जंगल में एक छोटा हिरन घनी झाड़ियों में बुरी तरह फंस गया था। उसके पैर उलझ गए थे और वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। अब ये तुलना देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उल्लू ने मोमो से पूछा कि क्या वो जानवर इस हिरन की मदद कर सकते हैं जिनकी तुम नकल करना चाहते थे? सोचिए, क्या मोर मदद कर सकता था?
बिल्कुल नहीं, वो तो सिर्फ नाच सकता था। क्या हाथी मदद कर सकता था? नहीं भाई, वो इन झाड़ियों के हिसाब से बहुत बड़ा था। क्या तोता मदद कर सकता था? नहीं, वो उस हिरन को खींचने के हिसाब से बहुत छोटा था। यानी उस संकट के समय जिन गुणों की सबसे ज्यादा तारीफ होती थी वो सब वहां बेकार थे। वहां सिर्फ एक ऐसे जानवर की जरूरत थी जो आकार में छोटा हो, मजबूत हो और जिसके हाथ चतुर हों। बेसिकली वहां जरूरत थी एक बंदर की। और बस उसी वक्त मोमो को पूरी बात समझ आ गई। उसने बिना वक्त गवाए अपनी स्वाभाविक क्षमताओं का इस्तेमाल किया। वो झाड़ियों के बीच से तेजी से निकला, अपने चतुर हाथों से टहनियों को सुलझाया और उस छोटे हिरन को आजाद कर दिया। ये वो पल था जब मोमो ने अपने दिल में पहली बार असली खुशी महसूस की। एक ऐसी खुशी जो किसी और की नकल करने से नहीं, बल्कि किसी के काम आने और अपनी असलियत को जीने से मिलती है। ये उसके लिए सच में सब कुछ बदल देने वाला पल था। अब हम आते हैं 5वें भाग पर, जंगल का असली नायक मोमो का योगदान। और ये हिस्सा बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि मोमो की खासियतें किस तरह अलग-अलग परेशानियों को सुलझा सकती थीं। जैसे पहली समस्या थी एक गिरे हुए चिड़िया के बच्चे की। अब इसके लिए बहुत ऊंचाई पर चढ़ना जरूरी था और मोमो की फुर्ती ने ये आसानी से कर दिखाया। दूसरी समस्या थी पतली शाखाओं पर लगे आम तोड़ने की, जिसके लिए हल्के और तेज होने की जरूरत थी, और वहां मोमो का वजन और रफ्तार काम आई। और तीसरी समस्या थी चट्टानों के बीच फंसे चूहों के बच्चों की, जिसके लिए लंबे हाथों की जरूरत थी। वहां मोमो की लंबी भुजाओं ने तुरंत समाधान दे दिया। पॉइंट ये है कि इन समस्याओं को जंगल में कोई और नहीं सुलझा सकता था, सिर्फ मोमो सुलझा सकता था। इस घटना के कुछ दिनों बाद जंगल के सभी जानवर मोमो के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। मोर और हाथी ने आगे आकर उसका दिल से धन्यवाद किया। हाथी ने खुद माना कि भले ही वो अपनी सूंड से पानी फेंक सकता है, पर वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। और तभी उन्होंने ये शब्द कहे, हम चाहते थे कि तुम वही अद्भुत बंदर बनो जो तुम हो। सोचिए, पहली बार मोमो को अपने बंदर होने पर सच में इतना गर्व महसूस हुआ। ये किस्सा हमें साफ साफ दिखाता है कि समाज में हर किसी की अपनी एक अलग और बहुत ही जरूरी जगह होती है। और अब हम पहुंच गए हैं छठे और आखिरी भाग पर, असली पहचान की ताकत, स्वयं को स्वीकारना। तो इस पूरी चर्चा से मुख्य निष्कर्ष क्या निकलते हैं? पहला, अपनी असलियत को स्वीकारने के लिए सच में बहुत बहादुरी की जरूरत होती है। दूसरा, हमारी प्रतिभा, हमारा टैलेंट इसलिए खास है क्योंकि वो बिल्कुल अद्वितीय यानी एकदम यूनिक है। और तीसरा सबसे अहम पॉइंट, नकल करना, किसी और को कॉपी करना सिर्फ उस असली क्षमता को बर्बाद करता है जो हमारे पास पहले से होती है। ये तथ्य सच में अपनी असली पहचान बनाने और उसे बनाए रखने पर बहुत जोर देते हैं। इस एक छोटी सी लाइन में इस पूरे विश्लेषण का सार छुपा है। दुनिया को किसी और की एक और कॉपी बिल्कुल नहीं चाहिए। सच में असली खुशी और किसी पर सकारात्मक प्रभाव डालने की शुरुआत अपने खुद के असली रूप को अपनाने से होती है, ना कि किसी ऐसे रूप को ओढ़ने से जो हम पे फिट ही नहीं बैठता। हमारा सच्चा सेल्फ, हमारी ओरिजिनल पहचान ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, और यही एकमात्र ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। तो अब आते हैं आखिरी सवाल पर। हमारा अपना असली रूप, हमारा ओरिजिनल वर्जन आखिर इस दुनिया को कैसे बदलेगा? मोमो की इस कहानी से ये बात एकदम साफ हो जाती है कि असल ताकत तब सामने आती है जब हम खुद से भागना छोड़कर खुद को पूरी तरह से बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण ने अपने अंदर छुपे स्वाभाविक गुणों को पहचानने और उन्हें दुनिया के सामने लाने की एक नई प्रेरणा जरूर दी होगी। इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, हमेशा याद रखिए, जो हम हैं वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।